एक्शन। नमस्कार, आपके अपने चैनल सप्तऋषि एस्ट्रो सूत्रा में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसे विद्वान ज्योतिष से बुलाना चाहता हूँ जिनके घर में मैं स्वयं अभी बैठा हुआ हूँ, और ये हमारे मामा श्री भी हैं, क्योंकि ज्योतिष हमारे जो जीवन में बचपन से चला आ रहा है। पहले मैंने नाना जी को देखा, फिर मेरे मामा जी को, जो कि दैनिक जागरण में उनका रेगुलर आता है, झारखंड, बिहार, उड़ीसा में उनका रेगुलर आते रहता है। तो मैं मामा जी से ऐसे ही कुछ बातें कर रहा था, कुछ सीखना चाह रहा था, क्योंकि देखिए, आप बुक से कितना भी पढ़ लीजिए, यूट्यूब से कितना भी पढ़ लीजिए, बट जो आपको एक्सपीरियंस एक सीनियर एस्ट्रोलॉजर दे सकता है, वो एक्सपीरियंस आपको कभी भी एक बुक में, किताब में नहीं मिलेगी। क्योंकि उनका जो हिट ट्रायल है, उनका जो गलती है, एरर्स है, और ख़ास करके कुछ ऐसे एरर्स आज के जो एस्ट्रोलॉजी के सॉफ्टवेयर है उसमें है, जो कि जब इन्होंने मुझे दिखाया, एक कुंडली हम लोग ऐसे ही चर्चा कर रहे थे, इन्होंने मुझे दिखाया तो मैं भौचक्का रह गया। और इसीलिए ये जो पॉडकास्ट है, मेरे पास कोई इक्विपमेंट नहीं है, क्योंकि मैं अपने मामा जी से ऐसे ही ज्ञान लेने आया, मिलने आया था, तो ये कैमरे से शूट करके बस मैं डाल रहा हूँ। तो अगर वीडियो क्वालिटी थोड़ा हिलता है या ऐसा ऊपर नीचे होता है तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैं जो दिखाना चाहता हूँ, इधर कंप्यूटर में आप देख सकते हो, ये एक चार्ट है जिसमें 4th हाउस में राहु, शुक्र और मंगल तीनों बैठा हुआ था, ठीक है। बट जब ये पंचांग से इन्होंने ठीक किया, काशी पंचांग से, तो ये मंगल यहाँ के उच्च का हो गया। अगर देखा जाए, मंगल यहाँ रहता तो ये मांगलिक दोष भी देता, अंगकारेश्वर दोष भी देता, बट ये जब यहाँ आ गया तो वो दोष हट गया इसमें से। और साथ ही साथ ये जो विंशोत्तरी दशा है, चर दशा और पर्यंतर दशा, अंतरदशा, इसमें भी चेंज आ गया पंचांग के साथ। और ये जो नक्षत्र है अश्विनी, यहाँ पे पहला चरण से चेंज होके दूसरा चरण पे आ गया, मतलब अश्विनी का दूसरा पदा। तो इनसे जब मैंने सीखा तो इन्होंने दिखाया कि ये जो पंचांग यहाँ आप देख रहे हो, ये सारा पंचांग है। इससे ठीक करके मैं सर से रिक्वेस्ट करूँगा कि एक बार दिखाएं कि कैसे सॉफ्टवेयर में इसको अपडेट किया जाता है, और साथ ही साथ पंचांग में कैसे, क्या इम्पोर्टेंस है पंचांग का, कैसे हम लोग एक बुध आदित्य योग पे भी बात कर रहे थे कि बुध अस्त नहीं होता, वो भी बताया जाएगा। और भी जो इनका एक्सपर्टीज़ है उसको हम लोग शेयर करते हैं। तो आइए वेलकम करते हैं पंडित रमाशंकर तिवारी जी, जो कि हमारे मामा जी भी हैं। सर, अब आप कहते हैं। सभी भक्तजनों को, ज्योतिष प्रेमियों को मेरा नमस्कार और आशीर्वाद। अब ये जो आपने अभी सर पंचांग में बताया, इसे हम कैसे उसमें चेंज कर सकते हैं, क्योंकि पराशर लाइट तो बहुत जन यूज़ करते हैं, जे हो रहा में मैं देख के बता दूंगा, इसे आपने कैसे चेंज किया पंचांग के तौर पे? पंचांग में अयनांश निकाला गया रहता है, किस अयनांश पर वो बना है। अयनांश को यहाँ हमने चेंज किया, ऑप्शन में जा करके उधर कैलकुलेशन ऑप्शन में गए। कैलकुलेशन ऑप्शन में ये अयनांश लिखा हुआ है, लहरी, सायन, ये भाग, फागन, कृष्णमूर्ति, जितना है सब अयनांश लिखे हुए हैं। अब इस अयनांश को हमने चेंज किया। अच्छा, ठीक है, किस अयनांश पर वो कुंडली बनी हुई है उसके अनुसार देखना पड़ेगा। तो यहाँ हमारा अयनांश हमने पंचांग से देख लिया कि अयनांश इसका कितना है, 24, 12, 29 है। अब वहाँ कितना है, उसका जो डिफरेंस है, अच्छा, हम उसमें ऐड कर देंगे। यहाँ पर अयनांश में नीचे हमने ऐड कर दिया। ठीक है, ऐड कर दिया तो हमारा पंचांग के अनुसार हो गया। अच्छा। अब पंचांग के अनुसार हो जाने के बाद तब हमारी गणित जो आएगी, वो गणित पंचांग के अनुसार आएगी। अब उसमें कभी कभी होता है 2-2, 3-3 साल का डिफरेंस है, जो तक हो जाता है। भयात भोग में बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है, वो सब नहीं आएगा। अच्छा। तो उससे क्या हो, हमारे ज्योतिष प्रेमियों का
और भक्तजनों का विश्वास ज्योतिष पर बना रहेगा। क्योंकि सॉफ्टवेयर पर बहुत लोग कुंडली बनवाते हैं, बोलते हैं बाबा सॉफ्टवेयर की कुंडली मत बनाइए, हाँ, क्योंकि उसमें 2-2, 3-3 साल का डिफरेंस आ जाता है। तो उसको देखना पड़ेगा कि भाई हम, इसलिए हम जो कुंडली बनाते भी हैं तो उस पर लिख देते हैं कि काशी पंचांग के अनुसार संशोधित, हाँ, क्योंकि काशी पंचांग के अनुसार गणित करके हम इसमें डाल देते हैं। वो हमारी कुंडली जो है वो काशी पंचांग के अनुसार ही बनती है। अब आगे इसको चेंज करने के लिए, समझ गया, हाँ। आयनांश को चेंज कर लेंगे। अब आयनांश कितने पर बनाया है ये भी दिया रहता है, कितना आयनांश है इसका। अच्छा। अब मान लीजिए लहरी को आप देख रहे हैं तो लहरी का आयनांश कितना है, यहाँ पर आयनांश इसमें भी दिया रहता है। कैलकुलेशन और यहाँ आ जाइए बेसिक कैलकुलेशन। इसमें देखिए आयनांश यहाँ पर दिया हुआ है 22, 10 है ना, -22, 10, 7। यस। हमारा मान लीजिए 24 करना है, 24 कुछ समथिंग करना है, तो उसमें हमको इतना ऐड करना होगा। अच्छा। और कभी माइनस भी करना पड़ता है, हाँ, ठीक है। तो वो पंचांग के अनुसार हो गया। तो ये जो चीज़ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पूरा का पूरा प्रेडिक्शन ही आपका गलत कर सकता है अगर ये पंचांग के अनुसार ना हुआ। हाँ। क्योंकि आज के डेट में पंचांग का नॉलेज तो शायद ही किसी रेयर बहुत एस्ट्रोलॉजर्स को रह हाँ, गया है। बहुत कम। पंचांग का नॉलेज नहीं रखने से काम गड़बड़ हो जा रहा है। अब पंचांग सर कौन सा यूज किया जाए? पंचांग बहुत से हैं। काशी से निकलने वाला ऋषिकेश पंचांग है, हाँ। विश्व पंचांग है जो BHU से निकलता है, विश्व पंचांग, उसको भी यूज किया जा सकता है। सभी पंचांग अपने अपने जगह पर ठीक है। कामेश्वर से दरभंगा विश्वविद्यालय से भी पंचांग निकलता है, हाँ, वो भी पंचांग खराब नहीं है। कामेश्वर सिंह दरभंगा विश्वविद्यालय से निकलता है, अच्छा, हाँ, बिहार का, ठीक है, दरभंगा से निकलता है, वो भी पंचांग अच्छा है। पंचांग सभी अपने जगह अच्छे हैं, सबकी गणित ठीक है, केवल हमारी गणित सही होनी चाहिए, हाँ। कुंडली बनाने में सबसे पहले इष्टकाल निकालते हैं। इष्टकाल, हाँ, यदि मैनुअल कुंडली बना रहे हैं, हाँ। इष्टकाल पहले निकालेंगे। हाँ। इष्टकाल का मतलब यह हुआ कि सूर्योदय से कितने देर बाद जन्म हो रहा है, हाँ। उस जन्म के घंटा मिनट को हम दंडपल में बदल देंगे, दैट इज कॉल्ड इष्टकाल। दंडपल, जैसे अगर जो अंग्रेजी में, जैसे हमें भी हिंदी में थोड़ा दिक्कत होता है, दंडपल अंग्रेजी में क्या कहते हैं? आवर और मिनट? हाँ, ठीक है। और नहीं, आवर मिनट अलग है। अच्छा, 1 आवर हाँ। इज इक्वल टू 1 आवर इज इक्वल टू 2.5, एक माने 1 आवर इज इक्वल टू हो जाएगा 2/1/2 दंड। अच्छा, हाँ, मतलब 1 घंटा में 1 घंटा बराबर 2.5 दंड। अच्छा, 2.5 दंड। उसे 5/2 से गुणा करेंगे। हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, 1 को 5/2 से गुणा कर देंगे तो ये हो गया दंडपल। हाँ, ठीक है। तो दंडपल जब निकल जाता है तब उसके बाद हम लोग, ये तो डायरेक्ट दे देता है कुछ भी कि हाँ। ये हो गया भयाती, हो गया भभोग, हाँ। लेकिन हम लोग को निकालना पड़ता है गणित करके, और उससे जो हम लोग कैलकुलेशन करके विंशोत्तरी दशा निकाल करके कितना बीता कितना बचा निकालते हैं, वो सही होता है। अच्छा, अब आया जब क्या जानना है कि मंगल जो है, मंगल दोष तो हट गया इसमें से। हाँ, इस कुंडली से मंगल दोष हट गया, हाँ। अंगकारेश्वर दोष हट गया। मंगल जो है त्रिकोण में उच्च का हो गया, हाँ। अच्छा हो गया, हाँ, अच्छा हो गया। मंगल उच्च का बैठ गया, एग्जॉल्टेड हो गया, अच्छा हो गया। मंगल दोष खराब था, हाँ, चौथी दृष्टि से पत्नी भाव को देख रहा था, चौथी दृष्टि से, हाँ। वो खराब था। अब यहाँ ठीक हो गया, अच्छी स्थिति में आ गया, और यहाँ 4 ग्रह हो गए, राजयोग भी बना दिया। तो ये अच्छा है। और क्या जानना है? ये सर आपने बोला था बुध अस्त नहीं होता। हाँ, बुध अस्त नहीं होता है, क्योंकि बुध देखा जाएगा हमेशा लगभग सूर्य के नजदीक ही रहता है, हाँ। कभी सूर्य से दूर नहीं जाता है। हाँ। कभी कभी होता है कि सूर्य से बगल वाले घर में बैठ गया, हाँ। लेकिन बहुत दूर कहा जाए
कभी नहीं बैठता है। जबकि बाकी ग्रह सूर्य यहाँ है तो बाकी छठा सातवां आठवां घर में बैठ जाते हैं, लेकिन बुध हमेशा उसके बगल वाले घर में रहेगा, नहीं तो उसके साथ रहेगा। क्यों कि क्षितिज में बुध सूर्य के सबसे नजदीक वाला ग्रह है, वो सबसे नजदीक वाला ग्रह है, वो सूर्य से दूर नहीं रहता है, इसलिए वो अस्त भी नहीं होता है। हाँ, और सूर्य का मित्र भी है, शनि का भी मित्र है, उधर सूर्य का भी मित्र है। हाँ, शनि का भी मित्र है, अच्छा, शुक्र का भी मित्र है और सूर्य का भी मित्र है। हाँ, इसको देख लिया जाए कि सूर्य का मित्र कैसे है। हाँ, ग्रह मैत्री है। हाँ, इसमें बुध यहाँ है। हाँ, और सूर्य 4 पॉइंट लिया। हाँ, दुश्मनी नहीं है। हाँ, ठीक है, बुध का। और यहाँ चंद्रमा से देखो 1 पॉइंट है, 1 पॉइंट। हाँ, गड़बड़ है। मंगल से भी आधा पॉइंट है, गड़बड़ है। हाँ, बुध का बुध से तो मित्रता अच्छी है। गुरु से भी मित्रता नहीं है। शुक्र से 5 है और शनि से 4 है। माने शुक्र, शनि और सूर्य से बुध की मित्रता है। वो एक तरह से सबको मिलाने का काम कर रहा है। सूर्य और शनि सबको मिलाने का काम करता है। क्योंकि वो मित्र है, शनि का भी मित्र है, शुक्र का भी मित्र है और सूर्य का भी मित्र है। तो जैसे एक बोला जाता है कि इसी कुंडली में आपका बुध, सूर्य और शनि साथ में बैठा है, तो बुध इसका मतलब यहाँ अच्छा रिजल्ट देने का ताकत रखता है। हाँ, बुधादित्य योग है, गणित में स्ट्रॉन्ग पोजीशन देगा। हाँ, ऐसे भी शनि वहाँ बैठा हुआ है। हाँ, शनि उसका मालिक है इस घर का। जाना तो चाहिए ऐसे बच्चे को टेक्निकल लाइन में, इंजीनियरिंग लाइन में, या गणित संबंधी क्षेत्र में। हाँ, तो ये अच्छा है। और यहाँ केतु बैठा हुआ है बुध के राशि पर। केतु जिस राशि पर बैठता है उसी राशि के अनुसार फल देता है। हाँ। तो बुध की राशि पर केतु बैठा है, इसलिए बुध का फल देगा, बुध का फल देगा। और बुध बुद्धि का मालिक है। इसलिए बुद्धि उसकी तेज रहेगी। हिसाब किताब में प्रवीण रहेगा। कर्म क्षेत्र ज्योतिष से भी संबंध ले सकता है, क्योंकि केतु बैठा है बुध की राशि पर और बुध गणित का मालिक है। और गणित के बिना एस्ट्रोलॉजी नहीं होगा ही नहीं। तो गणित में स्ट्रांग होना जरूरी है एस्ट्रोलॉजी के लिए, और ये गणित में स्ट्रांग करता है बुध। इसीलिए बैंकिंग क्षेत्र में या प्रबंधन के क्षेत्र में बुध बहुत कारगर होता है। अधिकतर लोग पन्ना धारण करते हैं, बुध वाले। तो ये भी तो अच्छा है, बुध का एक संयोग अच्छा है, फ्यूचर ब्राइट है। और ये जो आप रेट्रोग्रेड प्लैनेट के बारे में बता रहे थे, क्या रेट्रोग्रेड प्लैनेट होना कोई खराब है या अच्छा है, क्या है? हाँ, रेट्रोग्रेड जब होता है कोई भी प्लैनेट अगर नीच का बैठा है और रेट्रोग्रेड है तो वो उच्च का फल देने लगता है। फलदीपिका में लिखा हुआ है। हाँ, स्ट्रांग हो जाता है। अगर नीच का बैठा है और रेट्रोग्रेड है तो वो उच्च का फल देगा, और अगर उच्च का है और रेट्रोग्रेड हो गया तो वो गड़बड़ हो जाता है, तो कमजोर हो जाता है, नीच का फल देने लगता है। अच्छा, और मित्र राशि में बैठा हो और रेट्रोग्रेड हो तो? मित्र राशि में बैठा है तो वो नॉर्मल फल देगा, नॉर्मल फल। हाँ, लेकिन शत्रु राशि में बैठ के रेट्रोग्रेड हो गया है तो स्ट्रांग फल देने लगेगा। अच्छा। तब इसमें ये भी देखना पड़ता है क्या कि वो बेनिफिक है या मतलब वो अच्छा ग्रह है, हाँ, शुभ ग्रह है या फिर अशुभ ग्रह है? हाँ, तो शुभ ग्रह जो है जैसे गुरु है, हाँ, वो रेट्रोग्रेड हो गया, तो गुरु का रेट्रोग्रेड होना अच्छा फल नहीं देता है, क्योंकि गुरु शुभ ग्रह है और वो रेट्रोग्रेड हो गया तो अशुभ फल देगा। हाँ, लेकिन अगर गुरु को शुक्र देख दिया, शुक्र की दृष्टि पड़ गई, तो फिर वो उसको स्ट्रांग हो जाएगा वो, क्योंकि वो शत्रु उसको देख दिया, तो शत्रु का दृष्टि पड़ गई तो वो स्ट्रांग पोजीशन में आ जाएगा और फिर वो अपना अच्छा फल देने लगेगा। अच्छा, तो ये रेट्रोग्रेशन आजकल बहुत चल रहा है, बट रेट्रोग्रेशन का ना कॉन्सेप्ट बहुत बोला था ना धुंधला कॉन्सेप्ट है, इसीलिए मैंने मामा जी से पूछा कि रेट्रोग्रेशन का एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या शास्त्रों में वर्णित। तो जो भी अभी मामा जी ने बताया वो फल दीपिका में भी लिखा हुआ है और एक दो और भी बुक्स में लिखा हुआ, मुझे अभी एक्चुअली याद नहीं आ रहा, बट फल दीपिका में ये है
साथ ही जो अष्टक वर्ग देखते हैं हम लोग, उसका क्या अभिप्राय है? वो किस हद तक अष्टक वर्ग देखना फायदेमंद होता है? अष्टक वर्ग में अगर 4 रेखा से अधिक है हाँ। किसी में, तो वो नॉर्मल फल अच्छा मिलेगा। हम्म, लेकिन अगर किसी में 0 है, हाँ। किसी में 0 रेखा हो गई, तो 0 रेखा हो गई तो वो अच्छा फल क्या बहुत खराब फल देगा। अच्छा। जब अष्टक वर्ग जो है वो जनरली देखा जाता है गोचर के अनुसार, गोचर के हाँ, अनुसार। कि किस में कितना जा रहा है। तो 0 रेखा जहां आ गई, तो जब उस गोचर में उस राशि पर जहां 0 रेखा है, जब गोचर में ग्रह उस राशि पर आएगा तो खराब फल देगा। अच्छा। चाहे कितना भी स्ट्रांग हो, कि अच्छा क्यों ना हो, लेकिन 0 रेखा वाले वर्ग में जब आएगा तो खराब फल देगा। हाँ। एक सवाल ये था सर कि नक्षत्र कितना इम्पोर्टेंट है देखना कुंडली में, और नक्षत्र से हम लोग क्या क्या जान सकते हैं? हाँ, नक्षत्र से, नक्षत्र का भी अपना एक महत्व है। किस नक्षत्र में पैदा हुआ, उसके जीवन में, उसका जीवन कैसा होगा, नक्षत्र के द्वारा हम लोग जानते हैं। कौन सी जलद नक्षत्र है, कौन कैसी नक्षत्र है, उसको देख करके हम पता लगा सकते हैं कि इसके जीवन में कैसा चलेगा। जैसे मूल नक्षत्र है, तो मूल नक्षत्र में जन्म लेने वाला आदमी भाग्यशाली तो होता है, लेकिन समस्याएं उसके साथ आती रहती है। हाँ। अश्विनी नक्षत्र है, अश्विनी नक्षत्र का आदमी पराक्रमी होता है। हाँ। लेकिन गंडमूल के नक्षत्र है सब। हाँ। तो इसके चलते क्या है कि गार्जियन को या स्वयं को या माता को, हाँ, भाई को परेशानी होती है। हाँ। उसकी शांति करा देने पर उसका चेंज हो जाता है। अब रह गया सवाल, जैसे जन्म नक्षत्र के हिसाब से अरिष्टकारी दशाएं भी होती है। अच्छा। जैसे अश्विनी, मघा और मूल, 3 नक्षत्र जो है, अश्विनी, मघा और मूल, उसके अनुसार अगर उसमें जन्म होगा तो उसके लिए मंगल की दशा बहुत अरिष्टकारी होगी। अच्छा। उस दशा में एक्सीडेंट होना, आर्थिक संकट आना, ये सब संभव है। अगर उसका जन्म भरणी, पूर्वा फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़ में होगा तो गुरु की दशा उसके लिए अनिष्टकारी होगी। गुरु की दशा अनिष्टकारी होगी। तो ये नवतारा पद्धति से आप बता रहे हैं या फिर इसका कोई और कॉन्सेप्ट है इसके पीछे? ये कॉन्सेप्ट जो है नवतारा में देख सकते हैं, लेकिन ये हमारे दादाजी हाँ। लिख के गए हैं, और दादाजी के बाद पिताजी भी उसको लिखे हैं, और उसको हम भी याद रखते हैं। और आज हम भी हाँ। याद रखेंगे, क्योंकि कि किस नक्षत्र में जन्म होगा तो उसकी कौन सी दशा अरिष्टकारी होगी। इसका कोई उपाय? हाँ, उपाय है, उसकी शांति कराना है, महामृत्युंजय का जप करा लेना है। मान लो अरिष्टकारी दशा आ रही है, कभी मर भी जाते हैं लोग उस दशा में। अच्छा। हाँ, तो हमारा वहाँ नोटेड है, मृगशिरा, चित्रा, धनिष्ठा, हाँ, उसके लिए शनि की दशा खराब होती है। अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती, उसके लिए राहु की दशा खराब होती है। हाँ, तो ये सब नक्षत्र का प्रभाव है। अगर नहीं प्रभाव रहे तो नक्षत्र तो 27 है, राशियां 12 है। एक नक्षत्र, 2.25 नक्षत्र का मालिक एक राशि हो एक जाता है। राशि होता है। 2.25 नक्षत्र का 2.25 नक्षत्र का मालिक एक राशि है। ठीक है। अब नक्षत्र के द्वारा ही गणना हम लोग मिलाते हैं शादी विवाह का। हाँ। किस नक्षत्र में लड़की का जन्म है, किस नक्षत्र में लड़के का जन्म है, उनका मेलापक कैसा होगा, कितना गणना बनेगा, 36 गुण में कितना गुण मिलेगा। अब अगर मान लो किसी का राशि में मित्रता नहीं है, लेकिन राशि का मालिक जो है वो मित्र है, हाँ। तो वो अच्छा फल मिल जाएगा। अच्छा। वो नक्षत्र भकुर दोष खत्म हो जाएगा। भकुर दोष, हाँ। हाँ, तो ये सब नक्षत्र का प्रभाव है। तो आप देख सकते हो कि ये कितना सटल है। अब जो मामा जी ने मुझे आज ये बताया, तो ये ऐसा चीज है जो कि आपको बुक्स में नहीं मिलेगा। नहीं। मैं इसका फोटो लेके उनसे पहले इजाजत ले लूंगा, अगर वो फोटो देंगे तो मैं इसे अपलोड कर दूंगा इस वीडियो के साइड पे, उसे आप देखिए।
उस पर आप ट्राई करिए, एक्सपेरिमेंट करिए कि क्या ये है, और ये है। क्योंकि बोला जाता है ना कि जितने भी बड़े एस्ट्रोलॉजर या बुक्स लिखने वाले एस्ट्रोलॉजर्स से मैंने मिला है, उन्होंने एक ही चीज़ कहा है कि जो तुम्हें पारंपरिक ज्योतिष सिखा सकता है वो एक किताब में आपको नहीं मिलेगा। तो ये पारंपरिक ज्योतिष जो भी है, इसके बारे में आगे भी चल के मैं मामा जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो ऑनलाइन आके मेरे यूट्यूब चैनल में क्लासेस ले, खास करके पंचांग से रिलेटेड, वैदिक एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड। आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। एक चलने से पहले बहुत ही खास शनि का 7.5 के बारे में कुछ टिप्पणियाँ ले सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे पद्धति शनि के 7.5 नहीं मानते, बट वैदिक मानते हैं। तो सर इसका क्या एक्चुअल प्रभाव है? कुछ बोलते हैं अच्छा है, कुछ बोलते हैं खराब है, कुछ बोलते हैं मिक्स है। शनि की 7.5 जब चलती है तो प्रभाव तो डालती है। यदि उस व्यक्ति के लिए शनि फेवरेबल प्लैनेट है, कारक ग्रह है, तो प्रभाव बेटर मिलेगा। कभी कभी शनि अपने 7.5 में किसी को बहुत शिखर पर पहुंचा देता है, हाँ, और किसी को बर्बाद कर देता है। इसीलिए सब सोचता है शनि का 7.5 खराब होता है। हाँ, तो शनि अगर 12वें घर का मालिक है, लाभ भाव का मालिक है, माने एकादश का और 12वें घर का मालिक हाँ। है, तो वो अच्छा फल नहीं देगा। 7वें 8वें घर का मालिक है तो अच्छा फल नहीं देगा। हाँ? तीसरे चौथे घर का मालिक है या तीसरे और दूसरे घर का मालिक है, हाँ। तो अच्छा फल नहीं देगा। नहीं देगा। लेकिन अगर वो चौथे और 5वें घर का मालिक है, त्रिकोण का मालिक है, तो बेटर देगा। अगर 5वें और 6ठे घर का मालिक है तो बेटर के साथ थोड़ा मिला जुला फल कर देगा, क्योंकि 6ठा घर शत्रु घर है, तो थोड़ा शत्रु से विवाद, ये वो परेशानी थोड़ा दे सकता है, मेंटल टेंशन आ सकता है, लेकिन फेवरेबल रहेगा। शनि भाग्य भाव का मालिक है, कर्म भाव का मालिक है, शिखर पर पहुंचा देगा। अगर भाग्येश और कर्मेश दोनों है शनि और उसकी 7.5 आएगी तो 7.5 में वो एकदम शिखर पर जाएगा। हाँ। और अगर वो कर्म भाव और लाभ भाव का मालिक हो गया तो कर्म के अनुसार बहुत अच्छा पैसा कमाएगा, धन लाभ अच्छा करेगा। हाँ, तो शनि उसके लिए फेवरेबल हो जाएगा। इतने लोग कहते हैं अरे बाबा शनि में तो हम बहुत कमाए। हाँ, शनि की 7.5 हमको बना दी, हाँ, हमारा पति बन गए। तो उसका कारण है कि उसका शनि कैसा है और कैसे स्थान पर बैठा है, ये भी देखना है। मान लीजिए हमारा चल रहा है 8वें घर में बैठा है, हाँ, 12वें घर में बैठा है, तो उतना अच्छा फल नहीं दे पाएगा। शनि बैठा कैसे जगह पर है? अब मान लीजिए हम हैं, अभी हम अपने चेंबर बैठे हैं, हाँ। यहाँ हमारा जो प्रभाव होगा अलग होगा। हाँ। किसी शराब दुकान में हम बैठ जाए जाकर के और कोई भक्त हमारा देख ले तो वो समझेगा कि अरे बाबा लगता है ले रहे हैं। हाँ, ये तो बात है। हाँ। स्थान का फल होता है, स्थान का किस स्थान पर हम बैठे हैं। और मान लीजिए कोई ज्योतिषी जाके विश्वनाथ मंदिर में बैठा है तो उसका अलग फल है, लेकिन वही ज्योतिषी कहीं नाचघर में बैठा है तो उसका अलग फल हो जाएगा, उसका सम्मान पर ठेस पहुंच जाएगी। हाँ। तो शनि कहाँ बैठा है इसका भी प्रभाव पड़ता है। स्थान और किस स्थान का मालिक है और किस स्थान पर बैठा है, इसको देखते हुए शनि की 7.5 अच्छी भी होती है, खराब भी होती है। हाँ, लेकिन शनि जब आता है थोड़ा मेंटल टेंशन अवश्य देता है, भारी करता है दिमाग को जरूर। ये तो है। और कोई उपाय इसके लिए? हाँ, शनि मंत्र का यदि नित्य जप करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें या सुंदरकांड का पाठ करें, शनि प्रभावकारी माने नॉर्मल हो जाएगा। अगर खराब भी है तो वो खराब फल नहीं दे पाएगा, नॉर्मल चलेगा। हाँ, शनि मंत्र का जप कर लें एकदम, और सुंदरकांड का पाठ कर लें या हनुमान चालीसा करें। और विशेष खराब है तो महामृत्युंजय मंत्र का जप करा दें। अच्छा, तो ये महामृत्युंजय का मंत्र का जप एक्चुअल में कराया कब जाता है? शिववास देखकर। तो वो कैसे देखेंगे? वो तो पंचांग पंचांग से देखेंगे। पंचांग में अगर कृष्ण पक्ष में हमको कराना है तो कृष्ण पक्ष में प्रतिपदा, चतुर्थी, पंचमी, अष्टमी, एकादशी, द्वादशी और अमावस्या, इसमें शिववास रहता है। अच्छा, और शुक्ल पक्ष में करा रहे हैं तो शुक्ल पक्ष में द्वितीया, पंचमी,
षष्ठी, नवमी, द्वादशी, त्रयोदशी को शिववास रहता है। तो शिववास का मतलब शिव पार्वती के साथ हैं कि नंदी के साथ हैं कि कैलाश पर हैं। ये 3 स्थितियां उनकी अच्छी हैं। अच्छा। बाकी स्थिति खराब है। अब मान लो शमशान में बैठे हैं और महामृत्युंजय शुरू की तो क्या होगा? वो शमशान सीधे में टिकट काट देंगे, आ जाओ यहीं भेंट कर लेते हैं। तो ये एक्चुअली में हाँ पंचांग और मुहूर्त का कॉम्बिनेशन है। हाँ तो ज्योतिष ऐसा नहीं है कि बस आप जो पढ़े एक चीज और हो गया। तो और दूसरा चीज की ये जो मंत्र है इसकी प्रभाव कितना है, क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं कि YouTube में उल्टा सीधा बताया जा रहा है। यदि विधिवत श्रद्धा भक्ति के साथ मंत्र का जप किया जाए तो पूर्ण प्रभाव मिलेगा। अच्छा। प्रभाव मिलता है। इसी से रिलेटेड एक और सर क्वेश्चन है, लास्ट है, फिर मैं आपसे विदा लूंगा। मुझे मालूम है बहुत लोग आपके लिए वेट कर रहे हैं बाहर। ये जो हम लोग जेमस्टोन्स पहन रहे हैं, आपने भी 2 पहन रखा है, मैंने भी 1 पहन रखा है, आपके कहने पे मैं एक और मंगा रहा हूँ या आप खुद जागृत करके दे रहे हैं। तो ये जेमस्टोन किस तरीके से धारण करना चाहिए, या अगर एस्ट्रोलॉजर देख भी रहे हैं तो वो कैसे सजेस्ट करे जेमस्टोन, इस पे अगर कुछ आप टिप्पणी कर सकते हैं और प्रकाश डाल सकते हैं। जेमस्टोन सजेस्ट करने के लिए विशेष रूप से लग्नेश का रत्न हम पहन सकते हैं। हाँ। जो लग्न हमारी है, किस लग्न में मेरा जन्म हुआ है। राशि रत्न भी पहना जा सकता है, किस राशि में जन्म हुआ है, लग्न का मालिक कौन है और राशि का मालिक कौन है, उसका हम स्टोन पहन सकते हैं। भाग्येश का स्टोन पहन सकते हैं, कर्मेश का स्टोन पहन सकते हैं, और पंचम शिक्षा भाव का स्टोन पहन सकते हैं, चतुर्थ भाव का स्टोन पहन सकते हैं। लेकिन सब में लेकिन लग रहा है। अगर मान लिया जाए कि हमारी राशि मकर है और लग्न हमारा सिंह है, हाँ, तो सिंह लगन वाला अगर पहन लिया राशि रत्न मकर वाला नीलम पहन लिया तो उसके लिए सूट नहीं करेगा। अच्छा। वहां देखना होगा। डॉक्टर जैसे कोई दवा देता है तो देखता है कौन रिएक्टिव है एक दूसरे से। जैसे मकर वाला नीलम पहन लिया तो वो सूट करेगा। सूट करेगा बशर्ते कि हाँ। उसका शनि मारक नहीं हो। अच्छा, मारक नहीं। अगर शनि 7वें 8वें घर का मालिक हो जाए और उस पहन लिया नीलम तो उसको सूट नहीं करेगा, उसको एक्सीडेंट करा देगा। हाँ, देखना होगा कि वो मारक नहीं हो। हाँ, और राशि और लग्न दोनों मित्र हों तो उसका स्टोन अच्छा रहता है। अगर दुश्मन है एक दूसरे के तो स्टोन नहीं धारण करना चाहिए, बिना स्टोन के रह जाना मंजूर है। हाँ, हाँ, लेकिन भाग्येश और कर्मेश अगर एक ही ग्रह है उसका स्टोन पहनना चाहिए। हाँ, भले वो बकरी हो। भले बकरी हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक। हाँ, ठीक है। बैठा कहाँ है ये देखना चाहिए, ये देखना चाहिए। इसलिए स्टोन का डिसीजन लेने से पहले किसी अच्छे ज्योतिषी से सलाह ले लेनी चाहिए। क्योंकि आजकल ऐप में ये सजेशन दे देता है, और इसीलिए मैंने क्वेश्चन इनसे पूछा, क्योंकि देखिए जो एक्सपीरियंस से आपको मिलता है वो बेहद अनमोल है। क्योंकि इनके पास ऐसा नहीं है कि सिर्फ बुक का ज्ञान है, इन्होंने बाकायदा कोर्स किया, अपना जो भी डिग्री है सब लिया। उसके बाद मेरे नाना जी और मेरे नाना जी के पिताश्री, उनका भी संचित ज्ञान इनके पास है। इसीलिए मैं वक्त जब भी मिलता हूँ कोशिश करता हूँ मैं इनसे आके कुछ सीखूँ। और हम लोग का वार्तालाप भी ऐसे ही होता है ज्योतिष में कि वो मारक है तो वो है, तो लोग सुनते हैं अक्सर कि भाई ये क्यों कर रहा है। और बहुत जन मुझसे पूछते थे तुम्हें आता था, तुम इनसे क्यों सीखना चाहते हो। क्योंकि वही बात है फिर कि आपको जो सदियों से मिला आया वो बुक्स में नहीं है, और दूसरा एक्सपीरियंस, क्योंकि एक्सपीरियंस कभी भी आपके 5 साल की पढ़ाई और 25 साल का एक्सपीरियंस, हमेशा 25 साल का एक्सपीरियंस भारी पड़ेगा। अगर इंजीनियर भी जाते हैं, मैकेनिकल इंजीनियर अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग करके भी जाते हैं तो उन्हें सिखाने वाला वहाँ का एक, कहते हैं ना कि जो हेड होता है मशीन देखने वाला, चलाने वाला, वो भले उसके पोस्ट से नीचे है बट वो सिखाता है मशीन कैसे चलाना है। सो इसके साथ मैं मामा जी से विदा लूँगा और उनको मैं अभी जाने दूंगा। और साथ ही साथ आप लोग कमेंट करिए आपको किस सेक्शन पे है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि कुछ बेसिक क्लासेस या इनके आर्टिकल्स, क्योंकि हम लोग का बहुत जल्दी वेबसाइट भी बनेगा, उसमें डालूँ।
और इनसे कोशिश करूंगा कि अपने बहुमूल्य समय से निकाल के हमें कुछ और भी ज्ञान दे और प्रकाशित करे। धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए इसे। जय